हम लोग 16 प्रकाश के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, है ना। जिसमें से हमने कितने प्रश्न कर लिए? हमने 12 तक कर लिए, लेकिन हमने क्या नहीं किया, 11 प्रश्न हमने किया नहीं है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जो 11वां प्रश्न है उसको लिख लीजिए। चलिए सभी 11वां प्रश्न लिख लीजिए। तो 11वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न 11, इसमें दो भाग है। क चलिए, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बनाइए। यानी आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा देना है और इसका जो है किरण की आरेख को तैयार करना है, यानी इसके चित्र को तैयार करना है। तो पहले परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए। उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, और किसके बीच के बिंदु को? ध्रुव के बीच के, यानी जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कीजिए, इस डायग्राम को बना दीजिए। ठीक है, पहले आप उसका उत्तर लिख लीजिए। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए उसके बाद ये डायग्राम बना दीजिए। देख रहे हैं ना, ये एफ मुख्य फोकस, ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए। उसके बाद उसका अगला प्रश्न देखिए, अगला भाग देखिए क्या है। परावर्तन के नियमों को लिखिए। क्या बोल रखा है अगला? परावर्तन के नियमों को लिखिए, है ना। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, पहला पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि तीनों किरण जो होते हैं, किरणें जो होते हैं, वो कहां पर मिलते हैं? एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो इसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, आपतन कोण यानी आई, की क्या सिंबल है? आई। परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए आई बराबर आर होता है। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, इस ऐसे एक चित्र भी बना दीजिएगा कि सभी जो है उत्तल दर्पण देख रहे हो ना, सभी का क्या है, जो फोकस कहां पर मिल रहा है, हमने बताया जैसे एफ में मिलता है। तो सारे किरणें जो यहां से क्या कीजिएगा, बिंदु बिंदु करके डॉट लगा दीजिएगा और उत्तल दर्पण का एक चित्र भी इसमें बना दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद
अगला प्रश्न लिखिए। आप उसके बाद क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। चलिए, अगला प्रश्न हम लिख चुके हैं, 12वीं प्रश्न। ये हमने लिख लिया है पिछले कक्षा में, है ना, कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। समतल दर्पण से बने पार्श्व परिवर्तन यानी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाइए। ये हम लिख चुके हैं अपने पिछले कक्षा में। ठीक है, तो 11 जो है प्रश्न लिखने के बाद अब अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न लिखिए। अगला क्या लिखना है, 13वां प्रश्न लिखिए। यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण है ना 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है ना कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो उत्तर देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। अतः क्या होगा, परावर्तन कोण जो हमें देखने के लिए बोल रखा है वो भी कितना आएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखिएगा कि दोनों बराबर होता है, और इसीलिए क्या है, दोनों, अब इस तरह करके दिखा भी दीजिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो क्या कितना आएगा, 30 आएगा। क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, कैसे आप दिखाइएगा कि आई बराबर आर। ये हमारा 13वां क्वेश्चन है। तो आई जो होता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो कितना आएगा, दोनों का मान एक ही आएगा, दोनों 30 आएगा। ठीक है, 30 डिग्री आएगा। अब 14वां प्रश्न देखिए। यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री है, तो यानी 60 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है, तो आपको पता है जैसे कि ये क्या होता है, ये एक समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण। और जो समतल दर्पण के बीच में जो है क्या है, एक नॉर्मल रेखा है। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, आप देखिए उसके बाद उसको लिखिएगा। तो क्या है, ये नॉर्मल रेखा है। ये कैसी रेखा है, ये जो आ रही है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं हम लोग। तो ये जो आ रही है, ये कैसी रेखा है, नॉर्मल रेखा है। ठीक है, अब जो है यहां से क्या निकल रहा है, एक आपतित किरण निकल रहा है, जो कितना बता रखा है, 60 डिग्री यानी 60, है ना, इसके अंश बता रखा है 60 है। अब जो है यहां से कौन सा किरण निकलेगा, यहां से जो किरण निकलेगा वो परावर्तित किरण होगा। कहाँ, कौन सा निकलेगा, परावर्तित किरण होगा। तो अगर ये 60 है, और आपको पता है कि ये जो है यहाँ का, है ना, समतल दर्पण से जो है नॉर्मल लाइन तक का कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। तब क्या होगा कि इस 90 डिग्री से इस 60 डिग्री को घटाएंगे, तब क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हम देखते हैं। तो जो है आई प्लस जोड़ 60, है ना, 60 डिग्री, और इन दोनों का जो हमने देखा वो कितना देखा, उसका जो मान देखा 90 डिग्री देखा, है ना, 90 डिग्री देखा। तो आई बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो आई को यहाँ पर लिखकर क्या करेंगे, 90 से 60 को हम लोग घटाएंगे, 90 को 60 से घटाएंगे। देख रहे हो ना, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो इसमें से जब हमने इसको घटा दिया तब कितना आ गया,
30 डिग्री आ गया। चलिए, सबने लिख लिया ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आखिर में हम आपसे इससे जुड़े हुए थोड़े से प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा ये चैप्टर हमने अभी समाप्त कर दिया है, अभ्यास प्रश्न सब हमने इसका कर दिया है। अब हम अपने अगली इकाई की तरफ चलते हैं, ठीक है? इस अभ्यास प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में सही सही से पढ़कर समझकर लिखिएगा। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा अगला इकाई कौन सा है। इकाई 17, इकाई 17, चैप्टर कौन सा है? 17, बल एवं यंत्र। क्या है चैप्टर का नाम? बल एवं यंत्र। यानी बल क्या है? बल क्या है? फोर्स। यंत्र क्या है? यंत्र आपको पता है ना, मशीनें। जो बल जो है हमारा फोर्स, हम जो ताकत लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, बल। और जो यंत्र है, आपको पता है ना, हम लोग आजकल किसका युग है? आधुनिक युग में सब लोग यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे सारे यंत्र यानी मशीनें है ना, जिससे हमारे सारे काम जो है आसानी से हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे कि हम लोग जब भी किसी चीज पे बल लगाते हैं तो क्या होता है? वो काम करता है ना? और अगर आपने पिछले कक्षा में भी गति का अध्ययन किया है ना? आपने पिछले कक्षा में कौन से चैप्टर का अध्ययन किया है? गति का, कि किस तरह से एक एक वस्तुएं जो है चलती है, किस तरह से वस्तुएं रुक जाती है, सब। तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जमीन है ना, या नद समतल से यानी समतल भूमि से लुढ़कती हुई कोई भी गेंद या किसी गतिशील वस्तु की गति को अगर हम थोड़ी देर बाद क्या कर देते हैं, किस में परिवर्तित हो जाता है? धीमी या तेज हो जाती है। यानी ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है, एक जैसे ये पेन जो है ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा है, वहां जाकर रुक गया, है ना? तो क्या हो जाता है, जो कोई भी वस्तु, आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी क्या आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और कहीं भी अचानक जाकर वो धीरे 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 होकर रुक जाती है ना? ये नहीं कि ये पेन लुढ़क रहा है और ये लुढ़कता ही जा रहा है, ये वहां पर जाकर रुक गया। ठीक है? तब क्या होता है, कभी कभी कोई भी वस्तु तेज या धीमी हो जाती है, कभी कभी क्या करता है, अपनी गति या दिशा को बदल देता है। ये नहीं कि हमने जिस दिशा में उसको लुढ़का है उसी में वो जा रहा है, वो क्या करता है, अपनी दिशा को बदल जाता है। तो हम देखते हैं ये सब कैसे संभव होता है, ये सब किसकी वजह से संभव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बल की। बल यानी फोर्स, है ना, जो हम ताकत लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी जब हम क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी खेलते हैं, तब क्या करते हैं, आप गेंद को जोर से फेंकते हो, तब क्या होता है, वो गतिशील होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है ना? जितने ताकत से, जितने बल से, जितने फोर्स के साथ आप फेंकोगे, उतनी ही ताकत के साथ वो गेंद आगे बढ़ेगी। या फुटबॉल हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वो उसी ताकत के साथ जो है आगे बढ़ता है। उसके बाद अगर आप उसे रोक देते हो तो क्या होता है, वो गतिशील, जैसे कि बॉल ऐसे आ रही है, आपने उसे कैच कर लिया या रोक दिया, तब क्या होता है, उसकी दिशा भी परिवर्तित, यानी जिस दिशा में आपने फेंका, जरूर नहीं कि उसी दिशा में जाए। तो हमें किसी भी वस्तु की दिशा भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और ऊपर से क्या है, उसे रोक सकते हैं। तो सभी स्थितियों में क्या है, हम गेंद पर अपने अतिरिक्त प्रयास करना, यानी कभी फेंकना पड़ता है, कभी पकड़ कर उसे रोकते हैं। ठीक है? ये प्रयास कभी धक्का देकर होता है, धक्का देने से होता है, कभी क्या होता है, रोकने से होता है, कभी खींचने से होता है।
तो यह प्रयास, जो जो प्रयास हम करते हैं, यानी किसी वस्तु पर किया गया प्रयास, है ना, तो जो जो प्रयास हमने किया, किसी भी वस्तु पर किया गया प्रयास, क्या कहते हैं, प्रयास ही बल है। यानी एक वस्तु पड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, उस वस्तु पर अपना प्रयास कर रहे हैं, यानी उसको या तो खींच रहे हैं, या उसे धक्का दे रहे हैं, या उसे लुढ़का रहे हैं। तो ये जो प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, प्रयास ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, प्रयास क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, प्रयास बल कहलाता है। तो बल लगाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। बल लगाने के लिए हमें कम से कम दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर हम विज्ञान की भाषा में कहा जाए, अगर आपने एक बॉल लिया, उसको लुढ़का दिया, वो खिसक गया। आपने अगर किसी पर क्या कर दिया, किसी कुर्सी को खींच दिया, वो खिंच गई। तो विज्ञान की भाषा में वो बल है। लेकिन अगर आपने कोई दीवार को आप हिला रहे हो, है ना, दीवार को धक्का मार रहे हो, धक्का मार रहे हो, लेकिन वो दीवार है कि अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, वहीं पर खड़ी है, आप पूरे पसीने से तरतर हो गया। तो विज्ञान की भाषा में क्या है, वो बल नहीं है। क्या नहीं है, वो बल नहीं है। जब वस्तु में किसी भी तरीके की कोई भी क्या होती है, हलचल होती है, तभी हम क्या कह सकते हैं, हमने बल लगाया। ठीक है, तो बल को लगाने के लिए दो वस्तुओं के मध्य क्या होना चाहिए, परस्पर क्रिया होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, वह वस्तु जिस पर बल लगाना है, तो एक वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए जिस पर हमें बल लगाना है। सबसे पहले क्या चाहिए, एक वस्तु चाहिए, है ना, जिस पर क्या है, बल लगाना है, जिस पर बल लगाना है। ठीक है, एक वस्तु चाहिए जिस पर बल लगाना है। और दूसरी क्या चाहिए बल लगाने के लिए, वह वस्तु जो बल आरोपित करता है, यानी कोई ऐसा चाहिए जो उसको हिलाए, उसको धक्का मारे। तो जो बल को आरोपित करे, क्या करे, आरोपित करे। यानी यहां पर एक डस्टर पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। और कौन चाहिए, वह जो बल को आरोपित करे, यानी मैं यहां से बैठकर ऐसे इसको हिला रही हूं, ऐसे देखिए, धक्का मार रही हूं, तब क्या है, दो लोगों की जरूरत है। अगर ये वस्तु यहां पर पड़ा हुआ है तो कोई काम का नहीं है। तो हमें जो है बल को लगाने के लिए क्या करना चाहिए, दो वस्तुओं के परस्पर क्रिया होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वस्तु जिस पर बल लगाना है और वो वस्तु जो इस बल को आरोपित करे। अब जो है आपके किताब में एक तालिका दे रखा है, जरा उस तालिका को देखते हैं और उस तालिका को आप क्या कीजिएगा, स्वयं भरिएगा। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या तालिका है। 17.1 यानी 17.1। ठीक है, तो गतिविधियां देखिए, इसमें क्रम से दे रखा है, आप इसको लिखोगे। ठीक है, दरवाजे को खोलना या बंद करना, इसका कारण क्या है, क्या करना चाहिए, हमें धक्का देना चाहिए कि खिंचाव करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दरवाजे को खोलने में या बंद करने में आपको दोनों की जरूरत होती है। कभी आप खोलते टाइम धक्का देते हो, कभी क्या करते हो, आप खींच के खोलते हो, है ना, या फिर उसे बंद करते हो। तो दरवाजे को खोलने या बंद करने में हमें दोनों लगानी पड़ती है, दोनों बल लगाने पड़ते हैं। कुएं से पानी कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचना, तो खींचने में क्या लगता है, खिंचाव लगता है, हम उसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। सामान सामान से लदी ट्रॉली को चलाना, तो यानी उसको क्या है, कैसे चलाते हैं ट्रॉली को, हम लोग इसे धक्का दे देकर
चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें धक्के की जरूरत होती है। इसी तरह से आप और भी लिखिएगा कि आपको वो करने में किसकी जरूरत होती है, यानी कैसे कर कर आप क्या करते हो, उसको आगे बढ़ाते हो। तो इससे क्या स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट है कि सभी गतिविधियों को करने के लिए किया गया प्रयास, या तो हाँ आप धक्का देते हो या खिंचाव करते हो, है ना, तो जो किया गया प्रयास है उसे ही हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किया गया प्रयास को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें फिर क्लियर हो गए ना। अब बल का प्रभाव देखते हैं, बल से क्या क्या प्रभाव होता है। जो जो बातें बताई जाए वो सब आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखकर रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बल के प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, बल के प्रभाव के प्रभाव, यानी उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, बल के प्रभाव। चलिए, बल के प्रभाव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें बता रखा है कि जब आप, एक चित्र दे रखा है, चित्र 17.1, ठीक है, 17.1 दे रखा है, जिसमें 17.1 में एक फुटबॉल, समझ लीजिए कोई फुटबॉल आ रही है, यानी आप फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है, इस चित्र को जरा देखिए, ये देखिए, क्या है, आप फुटबॉल खेल रहे हो, या फिर आप क्या करो, जब वो गेंद आ रही है तो आपने क्या किया है, बल लगाकर इस बॉल को जो है, इस गेंद को जो है, आपने क्या कर दिया है, रोक दिया है। ठीक है, जब क्या कर रहे हो, जब उचित मात्रा में आप जब बल लगा रहे हो, उचित मात्रा में जब आप बल लगा रहे हो, यानी बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये सब फुटबॉल आ रही थी और क्या किया, उसको रोक दिया, यानी जो गतिमान वस्तु के चाल में क्या हुआ, परिवर्तन कर दिया, उसको रोक दिया। या फिर एक बॉल को क्या है, बैट में देख रहे हो ना, इस तरह से मार दिया, तब क्या हुआ, वो आगे बढ़ गया, है ना। जैसे कि बल्लेबाज की ओर क्या है, तेजी से आती हुई क्रिकेट की जो गेंद होती है, उस पर बल्ले द्वारा क्या करते हैं, ऐसे मारकर उसकी दिशा को बदल देते हैं। ठीक है, मारकर क्या करते हैं, दिशा को बदल देते हैं। ठीक है, तो हमें किसकी जरूरत होती है, जब स्थिर गेंद या हॉकी या छड़ी द्वारा, जब स्थिर गेंद पर हॉकी या छड़ी द्वारा बल लगाते हो तो क्या होता है, गेंद गतिमान हो जाती है, ये आप सबको पता है ना। जिस तरह से गोलकीपर गोल की ओर आती हुई फुटबॉल को रोक देते हैं, तो गेंद को गोल में जाने से रोकने के लिए हाथ द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने उस चित्र में देखा, है ना। और उचित मात्रा में बल लगाने से क्या हुआ, गति करती हुई गेंद रुक गई, है ना। तो हम लोग जो है गति करती हुई वस्तु की चाल कम भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रुकी हुई वस्तु को हम लोग गतिमान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बल लगाकर, क्या लगाकर, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को, किसी स्थिर वस्तु को क्या कर सकते हैं हम लोग, गतिमान वस्तु या स्थिर किया जा सकता है। गतिमान वस्तु या स्थिर किया, कैसे कर सकते हैं, गतिमान वस्तु
को, यानी किसी स्थिर वस्तु को गतिमान वस्तु, और किसी गतिमान वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो जैसे कि कोई भी एक स्पॉन्ज कुछ रखा हुआ है आपके हाथ में, उसकी आकृति में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, स्पॉन्ज के टुकड़े को ऐसे रखकर हाथ से दबाकर देखिएगा, तब क्या होगा, आकृति बदल जाती है ना। और किसी रबर बैंड को दोनों हाथों से खींच के देखिएगा, लेकिन खींचते टाइम क्या है, ध्यान रखना, अगर छोड़ दिया तो आपका हाथ में दर्द होगा, है ना। तो खींच कर क्या कर सकते हैं हम लोग, जब उसे खींचने से रबर बैंड की आकृति में बदलाव आ सकता है ना। क्या कर सकते हैं, तो रबर बैंड यानी उसकी आकृति को हम लोग बदल सकते हैं, वस्तु में बल लगाकर क्या कर सकते हैं, आकृति या आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रबर बैंड देखा हमने, स्पॉन्ज को किया, आकृति या आकार में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बल के प्रकार, क्या है, बल के प्रकार। अगली क्या देख रहे हैं हम लोग, बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल का प्रभाव देखा कि हम लोग किसी भी तरह से बल लगाकर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अब जो है हम बात करते हैं बल के प्रभाव के बारे में। बल के प्रकार के बारे में, ठीक है, प्रभाव के बारे में हमने बात कर लिया। तो जो आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, चित्र 17.3, ठीक है, उस चित्र को जरा देखिएगा। चलिए, इसमें जो है दो चित्र दे रखा है। सबसे पहला ये देख रहे हो ना, किस तरह से आप रोज सुबह जब ब्रश करते हो तो क्या करते हो, पेस्ट को दबाकर क्या करते हो, ट्यूब को दबाकर पेस्ट उसमें से बाहर निकालते हो, है ना। कि तो हमने क्या किया, हमने से जोर से दबाया उसको स्पर्शन द्वारा। क्या क्या किया, हमने जो है टूथपेस्ट की ट्यूब को हाथों से दबाने पर क्या किया, हमने उसमें बल लगाया। बल लगाने पर क्या हुआ, टूथपेस्ट जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और जो दूसरा चित्र जो दे रखा है, उसके साथ ही क्या दे रखा है, जो दूसरा चित्र दे रखा है, चुंबकीय एक चित्र दे रखा है, उसको भी जरा देखिए। चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र, इसमें जो है क्या हुआ, इसमें जो चुंबक है ना, सबसे पहले आपने क्या किया कि जो चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर, देखिए चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्रीय चुंबक है, ये देखिए अलग अलग, ये देख रहे हो ना। तो जब हमने चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा, ये देख रहे हो ना, उसकी सुई की दिशा, कॉम्पास की दिशा में परिवर्तन कर दिया, तो बिना प्रत्यक्ष संपर्क के ही क्या होता है, इसमें या तो ये सब पीछे पीछे को जाएगा या फिर इसमें आगे की तरफ आएगा। तो चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा हटाकर थोड़ी दूर रखो तब क्या हुआ, ऐसे खिसकता हुआ जाएगा। तो बिना प्रत्यक्ष के भी, प्रत्यक्ष संपर्क के बिना भी ये हो सकता है। ठीक है, अतः जो है बल जो है दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़े से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, और ये जितनी बातें आपको बता रखी है वो सब आप क्या करोगे, सब आप लिखकर आओगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। आप जरा इन प्रश्न उत्तरों को देख लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दूसरी ओर, ए, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। कहां पर बनता है उत्तल दर्पण, अब सबको पता है कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र तथा
मुख्य फोकस के मध्य में बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब ये बताइए, कौन सा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है? हमने क्या देखा था, कौन सा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है? ए है आभासी प्रतिबिंब, बी है वास्तविक प्रतिबिंब, सी है उत्तल दर्पण। कौन सा बनता है सदैव उल्टा? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सदैव उल्टा। सदैव कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है सदैव उल्टा बनता है। अब जो है तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण डैश प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है। कौन सी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समांतर होती है? ए अभिसारी, बी अपसारी, सी समांतर। कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, समांतर, है ना। क्योंकि हमने देखा था समांतर प्रकाश किरण पुंज जो होती है हमेशा कैसे होती है? सीधे लाइन में चलती है, समान रूप से चलती है। अब अगला देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो है स्ट्रीट लाइट में? कौन सा इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण, क्योंकि इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा परावर्तन होता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्रकाश का फैलाव होता है। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सतह डैश दिखाई देने लगता है। यानी दर्पण के जो पृष्ठ भाग है उस पर जब चांदी की कलाई करते हैं, जब उसमें चांदी का पेंट लगा कोटिंग लगाते हैं, तब क्या होता है, अंदर की सतह कैसा लगता है? ए नुकीली, बी छोटी, सी चमकीली। कैसा लगता है? हमने बताया था आपको, चमकीली लगता है। ठीक है, कैसा लगता है? चमकीली लगता है। चलिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के डैश होता है। अभी अभी अब हमने आपको बताया क्या होता है। ए बड़ा, बी बराबर, सी छोटा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बराबर होता है, क्योंकि आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। अगला देखिए, सातवां प्रश्न, किसी दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। किस दर्पण में? ठीक है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है? कौन से दर्पण में बनता है? बोलिए। हमने क्या देखा, दो दर्पण देखे थे, है ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देखे थे। तो किसमें बनता है सदैव? सीधा, आभासी, और छोटा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। अब अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? एक, ए है एक, बी है दो, सी है पांच। कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही, दो, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। नौवां प्रश्न देखिए, दर्पण से परावर्तन के कारण किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है दर्पण से परावर्तन के कारण? किसका निर्माण होता है? प्रति ए प्रतिबिंब, बी रोशनी, सी अंधकार। किसका होता है? प्रतिबिंब का होता है। ठीक है, किसका होता है? प्रतिबिंब का होता है। तो किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का। यदि आपतन कोण का मान कितना हो, 60 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? हमने आपको क्या बताया कि दोनों क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो इसका मान अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? आपतन कोण अगर 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा। ठीक है, तो इन सब उत्तर प्रश्नों को आप जरा देखकर अच्छे से पढ़कर उत्तरों को याद कर लीजिएगा। तो हम लोग आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक
जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।